हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है। इसमें हमने सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हमने एसआई सिस्टम पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास यूनिट्स को हमने डिवाइड किया था तीन कैटेगरीज के अंदर। कुछ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई थी, और इनको छोड़ के जो कुछ हमने जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनका भी यहाँ पे देखा था कि जो मेन ड्राइव यूनिट्स है कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जो एसआई सिस्टम ने दिए हैं। तो हमारे पास उन यूनिट्स के डेफिनेशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने बात कर ली कि हमारे पास यूनिट्स हैं, लेकिन उनकी कोई डेफिनेशन नहीं हो तो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। अब अगर हम 1 मीटर लेंथ को ही मान लें तो 1 मीटर अगर कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे डिफाइन नहीं किया होगा कि 1 मीटर लेंथ क्या है, तो हर एक आदमी 1 मीटर अपना अलग अलग डिस्टेंस मान सकता है। कोई इतने को 1 मीटर मान ले, कोई इतने को 1 मीटर मान ले, कोई इतने को 1 मीटर मान ले। तो इस चीज के अंदर कंफ्यूजन होती है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो इंटरनेशनल अपने पास ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट्स, उन्होंने क्या किया, हमारे पास कुछ डेफिनेशन दे दी कि पर्टिकुलर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके लिए ये डेफिनेशंस हमारे पास है, और इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इन फंडामेंटल यूनिट्स को मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आती है लेंथ। तो लेंथ की यूनिट अपने पास मीटर। उस मीटर को अब इंटरनेशनल जो ब्यूरो है उसने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, 1 meter is the distance that the light covers in vacuum in 1/299,792,458 seconds। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक मीटर की डेफिनेशन है कि हमारे पास जो लाइट है वैक्यूम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस टाइम इंटरवल में। 1 सेकेंड का हमारे पास 1/299,792,458, 1 सेकंड का इतने का पार्ट जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो लाइट है वैक्यूम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, उस डिस्टेंस को हम क्या मान के चलते हैं, 1 मीटर। और ये डिस्टेंस फिक्स है, ये कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक फिक्स है कि लाइट हमेशा इस टाइम पीरियड के अंदर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सेकेंड, हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है मास। तो मास के अंदर हमारे पास किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को जो डेफिनेशन दी हुई है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ अ स्पेशल सिलेंडर। तो 1 किलोग्राम को किसके इक्वल माना हुआ है, मास ऑफ अ स्पेशल सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम एंड इरेडियम। तो हमारे पास एक स्पेशल सिलेंडर है प्लैटिनम और इरेडियम का बना हुआ, रखा कहां पे, केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि है हमारे पास पेरिस में। तो वहां पे एक सिलेंडर बना के रखा हुआ है प्लैटिनम और इरेडियम का। उस सिलेंडर का जो मास है उस मास को अपन मानते हैं 1 किलोग्राम। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस भी हमारे पास आती हैं, जैसे 1 किलोग्राम को जो वाटर है, मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का मास है, इसको भी हम 1 किलोग्राम के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। थर्ड हमारे पास आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, जिसकी यूनिट है सेकंड। तो 1 सेकंड को जो डिफाइन किया हुआ है, 1 सेकंड इज द टाइम इन विच सीजियम एटम, जो सीजियम एलिमेंट हमारे पास उसके एटम्स प्रोड्यूस 9,192,631,770 वाइब्रेशंस इन द एटॉमिक वॉच। कहने का मतलब हमारे पास जो सीजियम एटम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो जब इतनी वाइब्रेशंस जो ये गिवन है इतनी वाइब्रेशंस कर लेते हैं, तो उस वाइब्रेशंस का जो टाइम होगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास थर्ड। फोर्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास है करंट, और जिसकी यूनिट हमारे पास एम्पियर। इस एम्पियर को हमने यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है देखते हैं। 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट which when passes through 2 straight parallel wires of infinite length and negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum produced
a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of a length between them। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, काफी लंबी डेफिनेशन होगी, तो इसको मैं आप समझाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने 1 एम्पीयर को डिफाइन किया हुआ है। तो देखते हैं। तो अगर 1 एम्पीयर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच विल पास थ्रू टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं और इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ, 2 पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मानते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल, प्लेस 1 मीटर अपार्ट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो रखेंगे 1 मीटर इन वैक्यूम। और इस सारे सिस्टम को अगर हम रखते हैं वैक्यूम के अंदर, प्रोड्यूसेस अ फोर्स 2 into 10⁻⁷ मीटर न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन देम। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 वायर्स हों इनफाइनाइट लेंथ की, उनको आप 1 मीटर डिस्टेंस पे रख रहे हो, और अगर इन वायर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने पास हो 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इसकी पर मीटर लेंथ पर इतनी फोर्स लग रही है, तो हम कह सकते हैं वायर्स के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट अपने पास होगा 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर को हम डिफाइन करेंगे कि जब हमारे पास जो पैरेलल स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट हम रखते हैं और इनके ऊपर फोर्स अगर लगता है 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो इन वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो हमारे पास होगा 1 एम्पीयर। तो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास आती है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के हमारे पास जो ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट वो है केल्विन। तो 1 केल्विन को किस तरीके से डिफाइन किया है, 1 केल्विन इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या है, जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो कि हमारे पास होता है वो पॉइंट जिसपे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस जो वाटर है ये तीनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में हो, और वो टेम्परेचर अपने पास होता है 273.16 केल्विन। तो हमारे पास क्या है, जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है उस टेम्परेचर को अगर आप 1/273.16 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा उसको हम कहेंगे 1 केल्विन। इसकी हम एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, आप सभी को पता होगा वाटर का जो अपने पास मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच में 100 का डिफरेंस है। तो हम 1 केल्विन को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इट इज द 1/100th पार्ट ऑफ the temperature difference between boiling point and melting point of water। तो melting point और boiling point जो water का है इनके टेम्परेचर डिफरेंस को आप 100 से डिवाइड कर देते हो तो भी आपके पास आता है 1 केल्विन। वैसे बेसिकली आप अभी ये वाली डेफिनेशन याद कर लो कि हमारे पास जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है उसका 1/273.16 पार्ट जो है उसको हम मानते हैं 1 केल्विन। नेक्स्ट जो हमारे पास 6th फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट हमने बताई थी कैंडेला। तो 1 कैंडेला को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 1/6 lakh meter square area of a black body in perpendicular direction to its plane when the pressure of the black body is 101.325 Newton per meter square and the temperature is equals to the melting point of platinum। कहने का मतलब पहले हमारे पास अगर कोई ब्लैक बॉडी, तो हमारे पास ब्लैक बॉडी हमने पहले जूनियर क्लासेस में थोड़ा डिफाइन भी किया हुआ इसको, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम जितनी भी रेडिएशंस डालते हैं उन सभी रेडिएशंस को वो अब्सॉर्ब कर लेती है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो यहाँ अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी में इतना सरफेस एरिया आप कंसीडर कर लो 1/6 lakh मीटर स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया हमारे पास हो, उस सरफेस एरिया से जो रेज निकल रही है एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी इंटेंसिटी देगा, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो अपने पास है उसका इतना एरिया अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
कितनी जो है इंटेंसिटी देगा, जब उसका जो प्रेशर है वो हम रखते हैं 1.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम रखेंगे इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम। तो कह सकते हैं हमारे पास ऐसा मान सकते हैं कुछ कि अगर मान लो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है कोई, इसका ये एरिया हमारे पास हो गया 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी जो होगी उसको हम 1 कैंडला मानेंगे जब इस ब्लैक बॉडी का प्रेशर हमारे पास हो 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने को रखना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम के टेम्परेचर के बराबर। तो उसको हम कहते हैं 1 कैंडला। और जो लास्ट फंडामेंटल यूनिट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल के अंदर। तो इसको जो डिफाइन किया हुआ है 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which the number of basic components is the same as that of the carbon atoms of 6C12 in 0.012 kg। कहने का मतलब अगर आपके पास 0.012 kg कार्बन है, कार्बन 6C12, इतने केजी कार्बन के अंदर कितने कार्बन के एटम्स हैं, जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे उतने एटम्स के बराबर अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, या किसी भी मैटर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर उतने एटम्स, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, कितने होने चाहिए, जितने हमारे पास 0.12 केजी कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं उतने उस एटम्स के इक्वल अगर किसी मटेरियल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे तो उस अमाउंट को हम कहेंगे 1 मोल। तो हमारे पास यहाँ पे ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमने लिखी थी, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, तो उनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई थी, एक प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। तो देखते हैं चलिए किस तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल रेडियंस की। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे 1 रेडियन एंगल को डिफाइन किया कि हमारे पास एक आर्क हो जिसके भी हमने लेंथ लेके ds, ये सर्कुलर आर्क है। अगर ये आर्क किसी सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है, जब इस आर्क की लेंथ आप किसके इक्वल लोगे, लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये जो लेंथ है आर्क की लेंथ, अगर ये सर्कल के रेडियस के इक्वल आप ले लेते हो तो ये जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उस एंगल को आप कहोगे 1 रेडियन। तो यहाँ पे हम कहते हैं प्लेन एंगल जो हम फाइंड करते हैं d थीटा, एंगल फाइंड करने का अपने पास फार्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क मेरे पास हो गई ds और रेडियस इस सर्कल का हो गया r, तो ds अपॉन r रेडियस। तो ये अपने पास प्लेन एंगल निकालने का फार्मूला है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं आर्क लेंथ है, अगर ये रेडियस के इक्वल हो जाए तो एंगल अपने पास हो जाएगा 1 रेडियन। तो मैं ds को इफ ds इज r, इसमें ds की जो लेंथ है इसको मैं रेडियस के इक्वल पुट कर देता हूं, तो इसको मैं r पुट कर दूं, r से r कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 1 रेडियंस। तो हमारे पास ये होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सेकंड हमारे पास जो है सॉलिड एंगल, जिसकी हमारे पास यूनिट है स्टेरेडियन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल at that a part of the sphere with area equal to the square of the radius of the sphere subtended at the center of the sphere। तो इस केस में अगर आपके पास एक स्फेयर हो, एक स्फेयर आपके पास है गोला स्फेयर, और उस स्फेयर के ऊपर आप एक एरिया कंसीडर कर लेते हो, ये एरिया मैंने मान लिया d। अब ये एरिया उस स्फेयर के सेंटर के ऊपर, यहाँ के ऊपर जो एंगल सॉलिड एंगल डालता है उसको अपन लिखते हैं d सिग्मा। तो ये मेरे पास हो गया सॉलिड एंगल। अब कह रहे हैं जो सॉलिड एंगल है इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, सॉलिड एंगल जो अपने पास d सिग्मा है
इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है नॉर्मल सरफेस एरिया, कितना आपने सरफेस एरिया लिया है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 1 स्टेरेडियन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल सरफेस एरिया है वो अपने को कितना लेना है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे आप कहते हो सॉलिड एंगल अपने पास फॉर्मूला क्या होगा DA अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ ये एरिया जो है DA ये कह रहा है अगर आप आर स्क्वायर के को ले लेते हो तो आपके पास एंगल बनेगा 1 स्टेरेडियन। तो अगर मैं DA को इफ DA इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो मेरे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो सॉलिड एंगल आएगा वो आएगा 1 स्टेरेडियन। ठीक है, तो हमारे पास जब एरिया हम लेते हैं इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो उस टाइम जो एंगल वो बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर उस एंगल को हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन। अब अगर आपको कंप्लीट सरफेस एरिया से चेक करना हो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनता है तो मेरे पास जो स्फीयर है उसका एरिया सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उस केस में कह रहा इन केस ऑफ कंप्लीट सरफेस एरिया जो मेरे पास सॉलिड एंगल है इस फॉर्मूले से अगर चेक करें जो सरफेस एरिया है इसको अगर मैं पुट कर दूं 4 पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ 4 पाई। तो यहाँ पे मेरे पास सॉलिड एंगल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास जो टोटल सॉलिड एंगल आएगा वो आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम कह सकते हैं स्फीयर जो है वो टोटल जो सॉलिड एंगल बनाता है वो बनाता है 4 पाई स्टेरेडियंस का। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस होगी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डायमेंशनल एनालिसिस। और इस डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन 101% श्योर आएगा ही आएगा। तो अभी तक 2 वीडियो आ चुकी हैं, ये 3rd वीडियो आज हमारी थी। अभी तक जिन्होंने ये 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वीडियो और इससे पहले वाली 2 वीडियो सभी वीडियो देखें और आने वाली जो 4th वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।